आज हम जानेंगे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और भारतीय लोकतंत्र पर इसके परिणाम के बारे में। 2023 में भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया। उस समय कुछ चिंताएं उठाई गईं, लेकिन मणिपुर में हिंसा सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के सामने वे दब गईं। अब जब ये कानून लागू हो गया है, तो सरकार अप्रैल 2025 में इसके कार्यान्वयन को अधिसूचित करने के लिए तैयार है, जिसमें नियम और विनियम बताए जाएंगे जो इसके प्रवर्तन को निर्धारित करेंगे। सरकार के अनुसार इस कानून का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को डेटा उल्लंघनों से बचाना, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकना और गोपनीयता के अधिकारों को बनाए रखना है। ये दावा करता है कि भारतीय नागरिकों के डेटा को कंपनियों और विदेशी संस्थाओं द्वारा शोषण से बचाया जाएगा। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उदय के साथ कंपनियां उपयोगकर्ताओं के डेटा की भारी मात्रा एकत्र और संसाधित करती हैं, जैसे नाम, पते, आयु और प्राथमिकताएं, ताकि उपभोक्ताओं को प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सके। फेसबुक, गूगल और एक्स जैसे तकनीकी दिग्गज जो अपने सर्वर भारत के बाहर रखते हैं, भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा की भारी मात्रा रखते हैं। सरकार का तर्क है कि इस कानून की आवश्यकता भारतीयों को ऐसे डेटा संग्रह से उत्पन्न जोखिमों से बचाने के लिए है। हालांकि नागरिक समाज में कई लोगों को संदेह है कि इस कानून का एक छिपा हुआ एजेंडा है। सूचना के अधिकार पर इसका क्या आघात हुआ, आइए जानें। ये समझने के लिए कि क्यों हमें 2005 में पेश किए गए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम को देखना होगा। आरटीआई अधिनियम ने भारतीय नागरिकों को अधिकारियों से सवाल करने, पारदर्शिता की मांग करने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने के मौलिक अधिकार के साथ सशक्त बनाया। पिछले कुछ वर्षों में इसने भ्रष्टाचार को उजागर करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रही हो। शायद इसी कारण से 2019 में वर्तमान सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा को कम करके आरटीआई अधिनियम को कमजोर कर दिया। पहले इन अधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित था, जिसमें भारत के चुनाव आयुक्तों के बराबर वेतन था। नए संशोधन ने उनके कार्यकाल को केंद्र सरकार के विवेक पर रखा, जिससे वे प्रभावी रूप से उसके ऋणी हो गए। न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण और अन्य कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम पर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि ये सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इस कमजोर पड़ने को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया। पहले ये प्रावधान नामों के खुलासे की अनुमति देता था यदि जानकारी सार्वजनिक हित और प्रासंगिकता की थी। ये धारा चुनावी बांडों की अस्पष्टता और धनी लोगों का पक्ष लेने वाले बड़े बैंक ऋणों को माफ करने जैसे भ्रष्टाचार घोटालों को उजागर करने में सहायक थी। खोजी पत्रकारों ने क्रोनी पूंजीवाद यानी क्रोनी कैपिटलिज्म और पक्षपात में शामिल व्यक्तियों और निगमों के नामों को उजागर करने के लिए आरटीआई का उपयोग किया। इस तरह की पारदर्शिता ने सरकार में जवाबदेही लाई और हितों के टकराव को उजागर किया, लेकिन इन खुलासों ने सत्ता में बैठे लोगों को भी शर्मिंदा किया है। अब डेटा संरक्षण और गोपनीयता के बहाने नए कानूनी प्रतिबंध गलत काम में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों का नाम लेना बहुत मुश्किल बना सकते हैं। इस अधिनियम के तहत पत्रकारों, शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। नए कानून के तहत पत्रकार, विश्वविद्यालय के शोधकर्ता, नागरिक समाज संगठन जिसमें निवासी कल्याण संघ यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और राजनीतिक दल शामिल हैं, को फिड्यूशरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे वे डेटा स्वामित्व के लिए जिम्मेदार होंगे। डेटा एकत्र और प्रकाशित करने से पहले उन्हें व्यक्तियों या संस्थाओं से स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होगी। अनुपालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जिसमें दंड संभावित रूप से 500 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि कानून का उद्देश्य भारतीयों के डेटा की रक्षा करना है, लेकिन बड़ी तकनीकी कंपनियां काफी हद तक अप्रभावित रहेंगी। ये निगम उपयोगकर्ताओं द्वारा फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप जैसी सेवाओं के लिए साइन अप करते समय पहले से ही सहमति प्राप्त करते हैं। चूंकि उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्मों तक पहुंचने के लिए इन शर्तों को स्वीकार करना होगा, उनके पास सहमति देने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। नतीजतन इन बहुराष्ट्रीय दिग्गजों को कानून के प्रतिबंधों से बचाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि
फिर वास्तव में इस कानून के तहत कौन जोखिम में है? क्या इसका उपयोग आरटीआई कार्यकर्ताओं, पारदर्शी वकीलों और खोजी पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है? डेटा संरक्षण अधिनियम सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा प्रतीत होता है। कुछ लोगों का तर्क है कि कानून को असंतोष को डराने और दबाने के लिए हथियार बनाया गया है, इसलिए इससे लोकतंत्र को खतरा है। आरटीआई भ्रष्टाचार से लड़ने और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया था। हालांकि आरटीआई के कमजोर पड़ने और डेटा संरक्षण अधिनियम की शुरुआत के साथ गलत काम को उजागर करने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, यदि चुनावी बांड लेन देन के खुलासे ने दाताओं और लाभार्थियों के नामों का खुलासा नहीं किया होता, तो भारतीय लोकतंत्र पारदर्शिता की कमी से ग्रस्त होता। इसी तरह यदि बैंकों को बड़े ऋण लेने के बाद देश से भागने वाले चूककर्ताओं की पहचान छिपाने की अनुमति दी गई होती, तो जनता को कभी पता नहीं चलता कि करदाताओं का कितना पैसा खो गया है। जमीनी स्तर पर लाखों आरटीआई आवेदन राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति और मतदाता सूची जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हाल के चुनावों में मतदाता सूची हेरफेर के बारे में चिंताएं उठाई गई। नए कानून के तहत ऐसी विसंगतियों की जांच करना लगभग असंभव हो सकता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र और कमजोर होगा। यदि राजनीतिक दल गोपनीयता प्रतिबंधों के कारण मतदाता सूची का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो चुनावी धोखाधड़ी का पता कैसे लगाया और रोका जा सकता है? व्यापक शक्तियों वाला एक नियामक निकाय यानी रेगुलेटरी बॉडी। इस कानून के तहत एक सरकार द्वारा नियुक्त नियामक निकाय ये तय करेगा कि डेटा संरक्षण के दायरे में कौन आता है। इसका मतलब है कि गवर्निंग बोर्ड को डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और प्रकाशन की चुनिंदा रूप से अनुमति देने या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। एक लोकतंत्र में लोग आरटीआई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। हालांकि इस नए कानून के साथ सरकार व्यक्तियों को जानकारी तक पहुंचने और साझा करने के लिए जवाबदेह ठहराएगी, जबकि उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रतिबंधित करेगी। ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी एजेंसी पर अपनी स्वायत्तता खोने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था, और इसी तरह की चिंताएं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के बारे में भी उठाई गई हैं। क्या ये कानून एक निगरानी राज्य यानी सर्वेलेंस स्टेट की ओर रास्ता है? आखिर इस कानून के पीछे असली इरादा क्या है? सबूतों से पता चलता है कि सरकार न केवल गलत काम करने वालों को बचा रही है, बल्कि असंगत रूप से उच्च जुर्माने 500 करोड़ रुपए तक के माध्यम से डर पैदा कर रही है, जिसे अनियंत्रित विवेक वाले एक नियामक निकाय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। ये कानून एक निगरानी राज्य की शुरुआत का प्रतीक है, जहां दो संवैधानिक अधिकार, सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यवस्थित रूप से कमजोर किए जा रहे हैं। यदि इस अधिनियम को एक तरफा लागू किया जाता है, तो भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों से भटकने का खतरा है। जैसा कि कहा जाता है, वे सभी लोकतंत्र का मार्ग अपनाते हैं केवल तानाशाही के गंतव्य तक पहुंचने के लिए। आइए सुनिश्चित करें कि ये भारत की वास्तविकता न बने। सुधार की पुकार। लोकतांत्रिक पारदर्शिता की रक्षा के लिए सरकार को नागरिक समाज संगठनों, विपक्षी दलों, बुद्धिजीवियों और संयुक्त संसदीय समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का निष्पक्ष और संतुलित कार्यान्वयन हो। एक चेतावनी के रूप में कोई भी जॉर्ज ओरवेल के 1984 उपन्यास को देख सकता है, जो दर्शाता है कि सरकारें जानकारी तक पहुंच को नियंत्रित करके नागरिकों पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर सकती हैं। भारत को सावधानी से चलने की जरूरत है, कहीं ऐसा न हो कि वह अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों से भटक जाए। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।